अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर पॉलिटिकल मूवमेंट जो है ये डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर नंबर 8 है जो कि हम मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये लेक्चर जो है ना, ये पाकिस्तान की तहरीक के उन सियासी मराहिल को एक्सप्लेन करता है जिनकी वजह से मुस्लिम्स को अलग वतन की जरूरत महसूस हुई। इस लेक्चर में हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर पाकिस्तान के क़याम 1947 तक के तमाम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, डेट्स, पर्सनालिटीज और मूवमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से तैयार किया गया है ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में मैक्सिमम हेल्प मिल सके। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ये जंग 10 मई 1857 को मीरठ से शुरू हुई। इस जंग में मुस्लिम्स और हिंदू दोनों ने हिस्सा लिया, लेकिन ब्रिटिश ने इसका जिम्मेदार ज्यादातर मुस्लिम्स को ही ठहराया। इस वॉर के पीछे सिर्फ मजहबी वजह नहीं थी, बल्कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस भी थे। ईस्ट इंडिया, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि इस वॉर के पीछे जो है वो सिर्फ मजहबी वजूहात नहीं थी, बल्कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सोल्जर्स के साथ अनफेयर बिहेवियर रखती थी। ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा सैलरी और फैसिलिटीज मिलती थी, जबकि इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी और कम राइट्स दिए जाते थे। इस इकोनॉमिक इन इक्वालिटी ने सोल्जर्स को बहुत नाराज किया। एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू कार्ट्रिजेस का था। ब्रिटिश आर्मी ने नए कार्ट्रिजेस दिए जिनके बारे में ये मशहूर हुआ कि उन पर गाय की चर्बी लगी हुई है। हिंदुओं के लिए गाय जो है वो एक बहुत मोहतरम है, बहुत अजीज, एक सैक्रेड है, और मुसलमानों के लिए पिग जो है वो हराम है। ठीक है, तो जब ये बात पता चली कि कार्ट्रिजेस पे गाय और पिग की चर्बी की कोटिंग है, तो इस वजह से ना दोनों कम्युनिटीज में बहुत गुस्सा फैल गया। सोशली ब्रिटिश जो है वो मिशनरी स्कूल्स और चर्चेस बना रहे थे और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। मुसलमान और हिंदू दोनों को डर था कि ब्रिटिश उनकी सिविलाइजेशन और रिलीजन्स को बर्बाद कर देंगे। पॉलिटिकल लेवल पर ब्रिटिश इंडिया पर पूरा कंट्रोल चाहते थे। वो लोकल कल्चर और सिविलाइजेशंस को खत्म करके अपनी हुकूमत मजबूत बनाना चाहते थे। ब्रिटिश असल में ट्रेडर्स के रूप में इंडिया में दाखिल हुए थे। उन्होंने जहांगीर से ट्रेड चार्टर हासिल किया और धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई। फिर बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पे कब्जा कर लिया और अगले 100 साल में पूरे सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत स्टैब्लिश कर ली। मुस्लिम्स कॉन्करर्स की तरह इंडिया आए, जबकि ब्रिटिश ने क्लेवर पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और इकोनॉमिक कंट्रोल से इंडिया ऑक्यूपाई किया। ब्रिटिश ने 1835 में पर्शियन लैंग्वेज की जगह इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया। इससे पर्शियन लैंग्वेज और मुस्लिम कल्चर डिक्लाइन करने लगा। 1857 की जंग ने फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स की फाउंडेशन रखी और इसी से पाकिस्तान मूवमेंट के बैकग्राउंड तैयार हुआ। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया। ऑफिशियली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था और उसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। पार्टीशन के बाद ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना, जबकि वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस बना। मुस्लिम इस पार्टीशन से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट में ज्यादातर हिंदू लॉयर्स ईस्ट बंगाल के वेल्दी मुस्लिम लैंडलॉर्ड के केसेस हैंडल करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ढाका हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुई और मुस्लिम लॉयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। इस वजह से हिंदू कम्युनिटी को इकोनॉमिक लॉस हुआ।
हिंदुओं ने पार्टीशन के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दी और कहा कि ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए बंगाल डिवाइड किया है। कांग्रेस भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट में शामिल हो गई। इस ओपोजिशन को देखकर मुस्लिम्स को महसूस हुआ कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो उनके राइट्स प्रोटेक्ट कर सके। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहने का मशवरा दिया था, लेकिन जब हिंदुओं ने बंगाल पार्टीशन के खिलाफ मूवमेंट चलाई तो मुसलमानों ने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझा। 1906 में मुस्लिम लीडर का एक डेलीगेशन शिमला गया, जहां उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में 19 से 20 इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो शामिल थे। मुस्लिम्स ने डिमांड की कि अगर इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आती है तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद इलेक्ट कर सकें। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे। सिमिलर डिस्प्यूट इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इसी से मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी मजबूत हुई। सिमिलर डेपुटेशन के बाद मुस्लिम्स को उम्मीद हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात सुन रही है। हिंदुओं के पास पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी जो 1885 में बनी थी। मुसलमानों ने महसूस किया कि उन्हें भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इसीलिए 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी AIML एस्टैब्लिश की गई। मुस्लिम लीग का मकसद मुस्लिम्स की सियासी, एजुकेशनल और सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में पाकिस्तान मूवमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स बनी। मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल्स को एक्सपेंड किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया। यह मुस्लिम्स की बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी, क्योंकि अब मुसलमान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद इलेक्ट कर सकते थे। ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। फिर आता है लखनऊ पैक्ट 1916। 1906 से 1911 तक मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो रिलेटिवली काम रही। फिर 1911 में ब्रिटिश ने बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दी, जिससे मुस्लिम्स बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। 1913 में मुस्लिम लीग ने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की। इसी साल मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग ज्वाइन कर चुके थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई और 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए काम करने का फैसला किया। इसी कोऑपरेशन का रिजल्ट लखनऊ पैक्ट था। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया। ये मुस्लिम्स की बहुत बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस थी। इस पैक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की फाउंडेशन रखी गई, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस फिर बढ़ गए और ये यूनिटी ज्यादा देर तक सरवाइव ना कर सकी। 1928 में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई। जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के सेक्रेटरी थे। कमेटी ने इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पर रिपोर्ट तैयार की, जो नेहरू रिपोर्ट कहलाई। मुस्लिम ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हिंदू सेंटर्ड थी ये रिपोर्ट और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करती थी। इस रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट को भी रिजेक्ट कर दिया था। मुसलमानों को महसूस हुआ कि कांग्रेस असल में हिंदू पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमानों को इक्वल राइट्स नहीं देना चाहती। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने मशहूर 14 पॉइंट जो हैं वो प्रेजेंट किए। इन पॉइंट्स का बेसिक पर्पस मुस्लिम्स की पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। जिन्ना ने डिमांड की कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हो, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिले, माइनॉरिटीज को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दी जाए, सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू रहे, पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम मेजॉरिटी इफेक्ट ना हो, फुल रिलीजियस लिबर्टी हो, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए, NWFP और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स लाए जाएं, मुस्लिम कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया जाए।
इन 14 पॉइंट्स ने मुस्लिम पॉलिटिकल डिमांड्स को क्लियर कर दिया और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल डिफरेंसेस और ज्यादा ऑब्वियस हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। ये कॉन्फ्रेंस 1930, 1931 और 1932 में हुई। इन कॉन्फ्रेंसेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज डिस्कस किए गए, लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट ना हो सका। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ब्रिटिश पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड थे। इन कॉन्फ्रेंसेस की फेलियर के बाद ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि इंडिया को नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। इस एक्ट के अंदर सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रिंसली स्टेट्स को फेडरेशन में इंक्लूड करने का प्लान दिया गया। सिंध का सेपरेशन मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अचीवमेंट थी, क्योंकि सिंध मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और अब उसकी सेपरेट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई थी। 1935 एक्ट के बाद इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने 11 में से 9 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बना ली। 1938 में मुस्लिम लीग ने एमएम शरीफ की लीडरशिप में कमेटी बनाई जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के मुस्लिम्स के साथ बिहेवियर का रिव्यू करे। 1939 में शरीफ रिपोर्ट प्रेजेंट हुई जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पर मुस्लिम्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट के एलिगेशंस लगाए गए। इस साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। मुस्लिम्स ने इस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर सेलिब्रेट किया। फिर मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन लाहौर में हुआ। 24 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन में डिमांड की गई कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाई जाए। ये पाकिस्तान मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। इस रेजोल्यूशन ने मुस्लिम्स को क्लियर डायरेक्शन दी कि उनका फ्यूचर सेपरेट होमलैंड में है। 1942 में ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा ताकि इंडिया को यूनाइटेड रखा जा सके और पाकिस्तान डिमांड को हैंडल किया जा सके, लेकिन गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी जिसका मकसद ब्रिटिश को इंडिया से निकालना था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स की वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उसके बाद 1946 में इलेक्शंस हुए जिनसे क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है और कांग्रेस हिंदुओं की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। इस मिशन के मेंबर्स लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। मिशन ने यूनाइटेड इंडिया का प्लान दिया जहां डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन सेंटर के पास होती और बाकी पावर जो है वो प्रोविंसेस को मिलती, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस की वजह से ये प्लान जो था ये फेल हो गया। कम्युनल रियॉट्स पंजाब और बंगाल में फैल गए। कायदे आजम ने डिक्लेयर किया कि अब पाकिस्तान का वक्त आ चुका है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर के सामने आया। लेक्चर 8 हमें ये बताता है कि पाकिस्तान का कयाम एक अचानक इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल का रिजल्ट था। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर लाहौर रेजोल्यूशन और कैबिनेट मिशन तक हर पॉलिटिकल इवेंट ने मुस्लिम्स को ये रियलाइज करवाया कि उनके राइट्स और आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन सिर्फ एक सेपरेट होमलैंड यानी पाकिस्तान में मुमकिन है। इसके साथ ही हमारे लेक्चर यही मुकम्मल होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सबके फेलो स्टूडेंट में रुचित यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट फोरम्स पे जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।